सबको नमस्कार। आज हम नवी कक्षा सनशाइन बाग से पार्ट 1 एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। पाठ का नाम गिल्लू। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई सुंदर कहानी। इस कहानी में लेखिका अपने और गिलहरी के एक बच्चे के बारे में और उसे मिलने से लेकर अंतिम तक जीवन की यात्रा के सुंदर वर्णन किया है। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में चिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। सोनजूही। सोनजूही का अर्थ जूही का पौधा। अनायास, अचानक, स्मरण, याद, हरितिमा, हरियाली, चौंकाने, आश्चर्यचकित करना। लेखिका महादेवी वर्मा के घर में एक सोनजूही की पौधा है, अर्थात जूही का पौधा, जिसमें पीली रंग फूल लगते हैं। और लेखिका के पास एक छोटा जीव था। अब यह दुनिया में नहीं है, क्योंकि लेखिका ने उसे याद कर रही है। वो छोटा जीव मर चुका है। वो छोटा जीव मर चुका है, जड़ में मिट्टी होकर मिल गया, वो जो मर चुका है। सो जो ही पौधे के नीचे, इस पौधे के नीचे दबा दिया उसको। अब तक वो सड़ भी चुका होगा। सोनजूही के पौधा है, उसमें फूल के बहाने वो छोटा जीव लेखिका को चौंकाने के ऊपर आ जाए। ये लेखिका सोचते रहते थे, उस छोटे जीव को बहुत याद करती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कव्वे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। इस पंक्ति में कठिन शब्द होगा चुआल। इसका अर्थ लुका छुपी जैसा खेल। काकभूषुंडी, काक पुराण, जो काक पुराण में रामायण में एक राम भक्त था, उनको श्राप के कारण से कौवा बने हुए हैं, जो कौवे के जैसा बने हैं। इस काक पुराण के कौवे को कितना अनादरित करते हैं लोगों ने, कितना, और एक साथ अनादरित करते हैं, एक साथ समादरित करता है। इस पंक्ति का भाव देखेंगे। इस पंक्ति में अचानक एक दिन लेखिका ने सुबह उठी और उसने अपने कमरे में आकर बरामदे में कुछ देखा। वहां पर गमला रखा हुआ, उसके चारों ओर दो कौवे अपने चोंचों से लुका छुपी जैसा खेल खेल रहे थे। अपने मन में जो विचार कर रही थी, ये कौवे बहुत विचित्र पक्षी है। कौवे को एकदम आदर किया जाता है, कभी अपमानित भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपनी आने का
मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानन के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। पुर के अर्थ है पूर्वजों ने। अवतीर्ण का अर्थ होता है प्रकट होना। इस पंक्ति में जो लेखिका कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं, उन्होंने यदि हमें कुछ पाने के लिए, कुछ चाहने के लिए अपने पास या किसी मतलब या न गरुड़ के रूप में ना मयूर के रूप में नहाकर या पिंड प्रदान करने के लिए पिंड दान करते हैं ना, उसी पितृपक्ष में, जो पितृपक्ष में जो पूर्वजों को हमें पितृपक्ष में पिंड प्रदान करते हैं, उसी पक्ष में कौवा पिंड प्रदान करने के लिए आता है। इसका अर्थ है हमें हर पिंड प्रदान करने के लिए ना गरुड़ के रूप में ना मयूर के रूप में नहा होकर, ना गरुड़ के या ना मयूर के रूप में आकर पिंड प्रदान के लिए ये अपने पूर्वजों ने काक के रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दो दूरस्थ प्रियजनों को, हमारे जो दूरस्थ बंधुओं को उन आने की सूचना भी उनकी मधु और मधुर संदेश से देते हैं, और इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। उनका जो है, जो मीठा जो संदेश है, मधुर संदेश है, इनकी जो स्वर है कटु स्वर से ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने से हमें हवानन के अर्थ में उसको हमें क्या करते हैं, उसका जो कौवे का आवाज इतना कर्कश होने के कारण हमें उसको भगाने के लिए प्रयास करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिप एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। जो लेखिका कहते हैं, जब वो अपने मन में कौवे का देखकर उनके बारे में सोच रही थी, तो उसी समय सोच में बाधा आन पड़ी, क्योंकि उन्होंने देखा कि गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव है, जिसे देखकर उसका दृष्टि रुक गई। उनकी जो रुचि सोच रही थी कौवे के बारे में, वह बंद हो गया। उस जीव को देखने लगी। किस जीव को? उस जीव को देखने लगी। काकद्वय की चोंच के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। काकद्वय का अर्थ है दो कौवे। निश्चेष्ट, बिना किसी हरकत के। जो दो कौवे हैं, उनकी चोंच के यदि उस छोटे से जीव को केवल 2 प्रहार हो जाते तो वो उसके लिए बहुत थे। यानी अगर कौवे को 2 चोंचों भी उसी छोटे जीव को लग जाता, वो बच नहीं सकता, वो मर जाता था। वहां पर जितने लोग रहते हैं वे सब कह रहे थे, कौवे को जो चोंचों के घाव लगने के बाद या छोटा सा जीव मर जाएगा, उसे ऐसे ही रहने दो। परंतु मन नहीं माना। उसे आंवले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रूही से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। जो लेखिका ने लोग कहने के बाद भी यह लेखिका का मन नहीं माना है, इसलिए छोटे से जीव को धीरे से, हौले से माने धीरे से
उठाकर अपने कमरे में लाई। रूही रूही से खून को साफ किया और उस पर पेनिसिलिन का नामक एक दवा लगा दी। रूही की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसा उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। उन्होंने रूही से पतली बत्ती बना दिया और उसे दूध में भिगोया ताकि उसे छोटा जीव को कुछ दूध की बूंद पिला सके। लेकिन शायद वो छोटा सा जीव ज्यादा तक जख्मी हो गया था, अपने मुंह तक ना खोल सका था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसका स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। कई घंटों बाद उसके उपचार के बाद लेखिका बड़ी मुश्किल से एक बूंद पानी टपका सके, अर्थात पिला सके। अश्वस्थ का अर्थ होगा निश्चित। 3 दिन हो गए उपचार करते करते। तीसरा दिन वो छोटा जीव इतना अच्छा और निश्चिंत हो गया कि अब वो डरता भी नहीं था और लेखिका की नन्हे नन्हे पंजों से उंगली पकड़ लेता था और नीली आंखों से इधर उधर देखने लगे थे। इतना अच्छा हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। शरीर शरीर और शरीर में बाल शुरू होने लगा और जब्बेदार पूंछ बहुत सुंदर बन गया था। सबको और उनकी आंखों से इधर उधर देखकर हैरानी कर दिया था। ये सुंदर तरीके से बड़ा हो रहा था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रूही बिछोकर इस उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। जो हमने क्या किया, उस छोटा जीव को लेकर जो जातिवाचक से आया हुआ जो जानवर को एक नाम से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में दे दिया है। उसी प्रकार उसका नाम गिल्लू कहकर बुलाने लगा। उसे रहने के लिए मैंने क्या किया, फूल रखने की जो है घर में जो टोकरी है, डलिया है हल्की सी, उसमें रुई से बिछोकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलापों पर सबको आश्चर्य होता था। जो गिल्लू का समय 2 वर्ष गिल्लू उसी घर पर रहता था। उसी जो लेखिका के कमरे में वो डलिया पर का घर बन गया था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता था। जो लेखिका ने तार से बांधे हुए खिड़की पर जो डलिया है, उससे वो अपना घर समझकर वो उसे झूलते थे। अपनी कांच के मनकोसी आंख, बहुत चमकीली आंख, बहुत सुंदर आकर्षित वाली आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने कहीं कहाँ देखता समझता रहता था। और परंतु उसकी समझदारी, वो छोटा जीव है, बहुत समझदारी है और उनकी कार्यकलापों में द्वारा सभी लोगों को आश्चर्य कर दिया करता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला।
जब लेखिका ने उनके कमरे पर बैठ के लिखने के लिए मेज के सामने बैठते थे, और ये गिल्लू क्या करते थे, उनकी जो है लेखिका का ध्यान या गिल्लू पर होने के लिए, आकर्षित करने के लिए तीव्र इच्छा होती थी। बहुत तेजी से कुछ करने के लिए क्या करते थे कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकालता था। वह मेरे पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका या दौड़ने के क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। जो लेखिका आराम से वो बैठकर अपने कार्य में मग्न हो जाते थे, उसे चौंकाने के लिए, उसे देखने के लिए जो लेखिका की नजर जो गिल्लू पर पड़ने के लिए गिल्लू ने क्या करते थे, उनके जो पैर तक, जो लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाते थे और फिर उसी तेजी से उतरता, नीचे उतरता। उसका जो है दौड़ने की जो काम है, और तब तक चलता था माने जो लेखिका उठकर उसे पकड़ने तक उसी तरह से वो क्रिया करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में भीतर बंद रहता। जो लेखिका ने तुरंत उठकर उसको गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे मेज के ऊपर रखकर उसके अंदर उससे उसको और अगले दो पंजों, उसको जो छोटा सा जो शरीर को लिफाफे के अंदर और बाकी का जो है दो पंजे को और उसका जो सर को बाहर रखते हुए बंद कर देते। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। इसी में और जो गिल्लू ने बहुत चमकीली और चमत्कार करने के लिए प्रयास करते थे, और कई घंटे तक उसी तरह से वो लिफाफे में बंद होकर उसे देखने के लिए, मतलब लेखिका को उसी तरह से देखकर वो चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप को पूरा देखा करते थे। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देती, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले जो पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। जो गिल्लू को अधिकतर समय लगने के बाद उसको भूख लगने की जो सूचना है चिक चिक करके दिया करता। तुरंत वो लेखिका ने गुटखा हार उनको जो खाने के लिए बिस्कुट या काजू दिया करते। वो काजू या बिस्कुट जो लिफाफे से बाहर वाले पंजों से ही पकड़कर वो उतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध में मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियों खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आया है। वसंत ऋतु का आगमन हुआ था। वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूले, नए नए पत्ते में खुशबू आने लगते हैं। जैसे नीम चमेली की जो पौधे हैं उसकी गंध, या माने उसका उसका खुशबू खुशबू मेरे कमरे के धीरे धीरे आने लगी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह पर बाहर चला जाता, और दिन भर गिलहरियों के झुंड के नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जो लेखिका के कमरे से बाहर जाने के बाद गिल्लू भी खिड़की की जाली से बाहर चले जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर वो उसे वहां खेलता था, और हर डाल पर उछलता कूदता रहता, खुशी खुशी से नाचता और खेलता था।
ठीक 4 बजे वह खिड़की की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता है, जो मुझे चौंकाने के लिए इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। जो इस तरह से लेखिका को आश्चर्यचकित करने के लिए आश्चर्यचकित करने के लिए वो उसमें जो ले गिल्लू में बहुत थी और उसे कहाँ कब उत्पन्न हुई लेखिका को स्मरण नहीं था। जो लेखिका को चौंकाने के लिए वो क्या क्या करते थे, कभी फूलदानों में फूल में छिप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की जो पत्तियां है उसी में छिप जाती थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी तालीम में खाने की हिम्मत हुई है, मुझे स्मरण नहीं आता। जो लेखिका को जो गिल्लू ने जिस तरह से कार्य किया गया है, और वो भी कहते हैं पशु पक्षी ज्यादा उसके पास रहते थे, लेकिन उससे लगाव कम नहीं है मेरे मुझ में। परंतु उनमें से किसी के साथ मेरे इस तरह से जो साहस किया है गिल्लू की तरह, अभी तक कोई पशु पक्षी मेरे ताली में बैठकर खाने के लिए साहस नहीं किया था। लेकिन मुझे गिल्लू इस तरह से करने से बहुत आश्चर्यचकित होता था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय काजी था और कई दिनों काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज या तो लेना बंद ही कर देता, झूले से कई बार नीचे फेंक देता था। जो गिल्लू लेखिका ने जिस तरह से उनके साथ पशु पक्षी था, उनमें से अलग जानवर गिल्लू है। और वो क्या करते थे, जो लेखिका जिस तरह से खाने के लिए कमरे में पहुंचती है, उसी तरह तुरंत ये भी खिड़की से बाहर निकलकर आंगन की दीवार से बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाते और मेरी थाली में जो लेखिका के थाली में बैठ जाना चाहता था। लेकिन लेखिका उसे बड़ी कठिनाई से उसे ताली के पास बैठना सिखाया था, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। जो लेकिन जो गिल्लू को अत्यंत प्रिय भोजन काजू, उसका प्रिय भोजन क्या था, काजू था। कई दिनों काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता, अन्य चीज नहीं खाते थे। प्रिय चीज खाने ना मिले तो वो खाना छोड़ देते थे, झूले से नीचे फेंक देता था दूसरा चीजें दिए तो। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से मैं आहत होकर कुछ दिनों अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपना घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। जो लेखिका को इसी समय में हार कई इसके जो बीच के समय में लेखिका को एक एक्सीडेंट हुआ था, मोटर की दुर्घटना हुआ था, उसमें वो आहत होकर अस्पताल में रहना पड़ा है। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा कोई खोला जाता था, गिल्लू अपने झोले से उतरकर तुरंत लेखिका समझकर वो आता था, लेकिन दूसरों को देखकर उसी तेजी से फिर वापस घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आता, लेकिन अस्पताल से लौटकर मैंने जो झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले। इसका अर्थात लेखिका ना होने के कारण काजू जो खाना प्रिय खाद्य जो भोजन है उसे भी छोड़ दिया था।
जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कितना कम खाता रहा है। मेरी अवस्था में वही तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले हौले संभालता रहा था कि उसका हटाना एक परिचारिका के हटाने के समान लगता। मेरी अस्वस्थता में मुझे और अस्वस्थता के समय में मुझे जो वही तकिया पर आके सिर के पास बैठकर मुझे नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों से इतने धीरे धीरे सहलता रहता था कि जो गिल्लू ने जो उसको जो गिल्लू को हमें वहां से हटाना एक परिचारिका को हटाने के समान लगता था। वो सेविका की तरह मुझे सेवा किया है। गर्मियों में भी जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस पाकर समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। जो समर सीजन में जो गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय काम करती रहती थी तो गिल्लू ने दो बाहर नहीं जाता था, अपने झूले में बैठता और उसने मेरे समीप में रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए नया उपाय निकालता था। वह मेरे पास रखी जो सुराही है और ठंडक रहने के कारण उसी जगह पे वो रहने की प्रयास करती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर आंच से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने झाँक कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। गर्मी से बचने के लिए इस तरह से वो ठंडक में बैठने के लिए प्रयास करते हैं। जो गिलहरियों का जीवन का समय दो अधिक जीवन काल का समय 2 वर्ष ही रह गया था, अतः गिल्लू का जीवन का यात्रा अंत ही हो गया है, अंत में ही आई होगी। उसी समय में दिन भर उसने ना कुछ खाया है ना बाहर गया है। रात के समय भी अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया है, लेखिका के जो बिस्तर पर आया है और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिस उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। उसी तरह से जो है प्रारंभ में जो लेखिका को जो पंजों से पकड़ा था उसी तरह से अंतिम समय भी पकड़ लिया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, उसे लेखिका समझकर तुरंत जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न भी किया है, गर्मी देने के लिए प्रयत्न भी किया, परंतु प्रभात की तो सुबह की प्रथम किरण सूर्य की किरणों के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सुबह इसका अर्थ है जो गिल्लू का अंतिम दशा आई गई, वो सितर गया है, वो मर गया है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की झाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाले की उस पार छिक छिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बसंती दिन जूही के बेताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इस तरह से जो गिल्लू ने जो मरने के बाद लेखिका तुरंत उसे उसका जो झूला है खिड़कियों से उतार कर रख दिया था, क्योंकि जो बाहर जो गिलहरियां है आकर आवाज करके फिर से और न जाने क्या क्या आवाज करके उसको बुलाने लगे हैं।
और तुरंत नई पीढ़ी का जाली पर वो चिकचिक करती रहती है, इसलिए वो सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजू की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। लेखिका ने सोनजू की जो पेड़ है उसी पेड़ के नीचे गिल्लू को समाधि कर दिया है। इसलिए भी एक आशा थी जो उसका प्रिय सबसे अधिक प्रिय पौधा है सोनजूही पौधा। उसी लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीता पर जूही के जो पौधे के फूलों पर छोटे फूल के खिल जाने के विश्वास मुझे संतोष देता था। उसी और नए फूलों के रूप में नए फूलों के रूप में ये गिलहरी फिर वापस आने लगी है। इसको देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ था, गिल्लू का स्मरण आया था। धन्यवाद।